हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाने के पहले मैं टैक्स का डेफिनेशन और टैक्स के पार्ट को थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए टैक्स का डेफिनेशन देखते हैं कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए, मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स इज ए मैंडेटरी फिजिकल चार्ज बाय द गवर्नमेंट। अब टैक्स क्या है? मैंडेटरी है। किसी भी पर्सन को, जो भी पर्सन इनकम अर्न करते हैं, वो एक कोई लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स तो भाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से आती है? टैक्स से ही आता है, टैक्स कलेक्शन से ही आता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, देश चलाएगी कैसे? उसी पैसे से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इस डेफिनेशन में, टैक्स इज ए मैंडेटरी फिजिकल चार्जेस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब नीट के बारे में बोला गया है, टू फंड द एक्सपेंडिचर। टू फंड द एक्सपेंडिचर के बारे में ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी टैक्स से, तो वो उस रेवेन्यू को क्या करेगी? वो खर्च करना करेगी। खर्च किस पे करेगी? मान लीजिए गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं, डिफेंस में खर्च करेंगी। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, रोड में खर्च करेंगे, ब्रिज बनाएंगे। तो ये सारा बहुत तरह का डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे खर्च होता है ये पैसा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास उसके लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये टैक्स कलेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ नीड क्या हो रहा है? टू फंड द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इम्पोजिशन में आते हैं। इम्पोजिशन के बारे में बोला गया है, ये थ्रू लॉ के द्वारा होता है। लॉ के द्वारा मतलब ये लॉ से ही इम्प्लीमेंट होता है। तो लॉ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? लॉ बिल कहाँ पे लाया जाता है? कहाँ पे डिस्कशन किया जाता है? ये पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में दो सभा है, राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं। तो ये लॉ के द्वारा ही गठित किया जाता है। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जो आता है, ये लॉ के द्वारा ही आता है। तो लॉ कहाँ बनता है? ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, नेक्स्ट। अब टैक्स के दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स का है एक पार्ट सिर्फ इनकम टैक्स। पहले 2016 के टाइम पे डायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट थे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। पर 2016 में वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। वेल्थ टैक्स अब कोई काम का नहीं है। अब सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के एक ही पार्ट है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है। और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट हैं, एक जीएसटी, जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेकेंड है हमारा कस्टम ड्यूटी। सेकेंड क्या है हमारा? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं डेफिनेशन में, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है? देखिए, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। अगर कोई पर्सन की लायबिलिटी अगर जनरेट होती है, ठीक है, अगर वो उसकी लायबिलिटीज जनरेट होती है, तो वो डायरेक्टली वो किससे पे करता है? गवर्नमेंट को। इसमें कोई मीडिएटर नहीं रहता है। चाहिए ये किसी के बिहाफ में हम पे नहीं करते हैं, ठीक है, या मेरे बिहाफ में कोई अदर पर्सन पे नहीं करता है, ये हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, राम। राम का एनुअल इनकम है 10 लाख रुपया। एनुअल इनकम 10 लाख रुपया, उसकी नेट टैक्स लायबिलिटीज आती हैं 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या देगा? 2.5 लाख रुपया पे करेगा। ठीक है, वही पे कर रहा है। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स को बोला गया है, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर ये बताया गया है कि इसमें जो जितना इनकम अर्न करेगा वो उतना टैक्स पे करेगा, जो जितना कम इनकम करेगा वो उतना कम पे करेगा। ठीक है, तो इसमें लिमिट रहते हैं, एक एक्सिट थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है। अगर मैं उस लिमिट को एक्सीड करता हूँ तो ही मैं वो टैक्स पे करूँगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि आप कोई पर्सन, राम और श्याम है, राम 10 लाख कमाता है साल का इनकम और श्याम है 6 लाख, तो दोनों में से किसकी टैक्स लायबिलिटीज ज़्यादा होगी? राम की। श्याम की कम होगी। तो राम ज़्यादा पे करेगा, श्याम
कम पे करें, क्योंकि उनका इनकम क्या है, अलग अलग है। तो इसे इसलिए बोला गया है ये प्रोग्रेसिव नेचर है। ठीक है, अब आते हैं बर्डन में। बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। यहाँ पे बर्डन किसका होगा, उसी पर्सन का होगा जो इनकम जनरेट कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, तो उसी का बर्डन होगा, क्योंकि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही टाइम पे वो टैक्स पे कर दे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द कंज्यूमर। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मुझे पेन खरीदना है, पेन की कॉस्ट है 8 रुपया, लेकिन वो बेचा जा रहा है मार्केट में 10 रुपये, उसमें 2 रुपये का टैक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कितने में देता हूँ, 10 रुपये में। ठीक है, 2 रुपया मैं इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ, तो 2 रुपया मेरे बिहाफ में कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है। ठीक है, मैं तो पे नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे बिहाफ में जो पे कर रहा है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। तो मैं तो पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बिहाफ में कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो सेलर ने किससे लिया, मेरे से लिया, मैं कौन हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स शिफ्टेड क्या होगा, अदर पर्सन पे। तो यहाँ पे मेरी टैक्स किस पे शिफ्ट हो गई, सेलर के ऊपर, क्योंकि सेलर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो मेरे बिहाफ में वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रेग्रेसिव नेचर। रेग्रेसिव नेचर में ये बोल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि अमीर और गरीब इंसान का। यहाँ पे अमीर को भी पेन की जरूरत होती है, गरीब को भी पेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है, अमीर हो या गरीब, आपको टैक्स देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं किया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अमीर भी देते हैं, गरीब भी देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया रेग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑल कंज्यूमर्स बियर द बर्डन। यहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर, मतलब ऑल कंज्यूमर मतलब पुअर कंज्यूमर हो या रिच कंज्यूमर हो, ठीक है, सारे का बर्डन पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। बर्डन ऑफ टैक्स क्या होगा, शिफ्टेड क्या होगा, अनदर पर्सन में होगा। मेरा बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया, सेलर की तरफ। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा टैक्स वो पे करे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं अब जीएसटी पे। तो चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करें। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजप्शन। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यहाँ पे हम लोग सेलर और परचेजर बाय ना बोल के हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सप्लायर और रेसिपेंट। ठीक है, सप्लाई क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करता है, और रेसिपेंट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। कोई दोनों ही दे या कोई सिंगल दे, गुड्स या दे या सर्विसेज दे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, जीएसटी में लेविड होगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते एक चीज़ छोड़ के, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई हम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो भाई इस पर क्या लगाया जाएगा, इस पर लगाया जाएगा वैट और CST। इस पर क्या लगाया जाएगा, वैट और CST। और ये किसका पार्ट में चला गया, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट, अब हाउ द टैक्स इम्पोज्ड। अब यहाँ पे बोला गया आर्टिकल, अब यहाँ पे हाउ द टैक्स इम्पोज्ड में बोला जा रहा है आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। कोई भी टैक्स लेवी चार्ज नहीं किया जाएगा या कलेक्टेड नहीं किया जाएगा बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के। अथॉरिटी ऑफ लॉ जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक हम वो चार्ज भी नहीं कर सकते किसी भी गुड्स या सर्विसेज पर, या और कलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ लॉ की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि PM आके बोल दिया
तो इस पर चार्ज कर दिए, प्रेसिडेंट आके बोल दिए ये चार्ज नहीं। अथॉरिटी ऑफ लॉ जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक हम लोग ये ना लेविट हो सकता है ना करेक्टेड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 246 ऑफ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 246 पावर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट बता रहा है और लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट बताता है। तो पहले हम लोग आएंगे लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में बोला गया है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम में बोल रहा है टैक्स किस पे कम होगा, इनकम पे होगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे नहीं आएगा। ये एंट्री नंबर 82 में बोला जा रहा है। टैक्स ऑन इनकम में सैलरी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये सब आ रहा है, ठीक। अब एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी के बारे में। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 84 में आएगा ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो एंट्री नंबर 84 ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंट्री नंबर 84 बोलता है ड्यूटी ऑफ एक्साइज क्या, मैन्युफैक्चर गुड्स, जिसको रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस समय प्रोसेसिंग के दौरान हमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। जैसे टोबैको में, सिगरेट वगैरह में क्या होता है, एक्साइज लगता है, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे क्या होता है, एक्साइज लगता है। तो जो एक्साइज लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एंट्री नंबर 84 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ये यूनियन लिस्ट में आया जाता है, ठीक है। तो बोला गया है एंट्री नंबर 82 में टैक्स ऑन इनकम पे होगा चार्जिंग, एंट्री नंबर 83 में कस्टम ड्यूटी होगा, एंट्री नंबर 84 में ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, हेम्प एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। अब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को यहाँ पे यूनियन लिस्ट में नहीं लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ये जीएसटी के दायरे पे नहीं है, इसे निकाला गया है, ठीक है, इसे नहीं रखा गया है जीएसटी में। ओपीएम इस जो क्या है, जो क्या बोलते हैं, ड्रग्स वगैरह जो है, नशीला पदार्थ जो है, वो सब क्या रखा गया है, अलग रखा। हेम्प जो गांजा वगैरह चरस है, ये सबको अलग रखा गया, जीएसटी के दायरे पे नहीं रखा गया। जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं ये सब, इसे जीएसटी पे नहीं लाया गया। बट देखिए आप, बट इंक्लूडिंग ए मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन, अगर मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन या ड्रग्स या मेडिसिन में ये सब अगर अल्कोहल या ओपियम या हेम्प कुछ भी जुड़ा हुआ है तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन आप ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं, ह्यूमन कंज्यूम सिर्फ नशे के लिए कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आप ये ले रहे हैं, ठीक है, तो आप पर जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो आप जीएसटी के दायरे पे आएंगे, ठीक है। ये लिस्ट 1 में बोलता है, लिस्ट 1 में। अब लिस्ट 2 आते हैं। लिस्ट 2 में क्या बोला गया है, स्टेट लिस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे मानता सेंटर दीदी जी कोलकाता में, स्टेट लिस्ट 2, यहाँ पे बोला गया एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 में बोला गया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, ये स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम लगा सकता है, ठीक है। एंट्री नंबर 51, एंट्री नंबर 51 में बोला गया ड्यूटी ऑफ एक्साइज। तो यहाँ पे एक्साइज किस पे लगेगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन यूनियन लिस्ट में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नहीं रखा गया था ड्यूटी ऑफ एक्साइज में। तो स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में क्या लगाएगा, वैट और सीएसटी, ठीक है, ठीक है। तो ये जान लीजिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या होता है, क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, क्या लगता है, वैट और सीएसटी लगता है, वैट और सीएसटी याद रखना है आपको ये चीज़। अब आते हैं आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कोई भी लॉ को अमेंड करना है या नोटिफिकेशन लाना है या कोई भी लॉ को अमेंड करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट अब नहीं है, थैंक यू।
आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जीएसटी लेके आएंगे कुछ नए टॉपिक से। लिखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू।